हेलो एवरीवन। दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम नेट जेआरएफ की परीक्षा के वैकल्पिक विषय भूगोल के विगत वर्षों के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। यानी प्रीवियस ईयर्स में जो भूगोल विषय है या ज्योग्राफी विषय है, उससे नेट जेआरएफ की परीक्षा में कैसे प्रश्न फ्रेम किए गए हैं, किस तरीके से प्रश्नों को वहां पर डील करना है आपको, इससे संबंधित हम यहाँ पर सेशन लेकर यह आए हैं। ध्यान रखें, इससे पहले जो हमारी क्लासेस थी वो क्रमशः इकाई 1 से लेकर इकाई 8 तक की जो विषय वस्तु शामिल है पूरे सिलेबस में, उससे जुड़े हुए प्रश्नों पर शामिल थी और उनके उनके विगत वर्षों के प्रश्नों पर आधारित थी। आज की जो हमारी वीडियो होगी वह इकाई 9 या यूनिट 9 से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं इस पर आधारित होगी। ध्यान रखिए, यूनिट 9 का नाम है या इकाई 9 का नाम है भौगोलिक सूचना एवं आंकड़ों के स्रोत। ठीक है, यानी आपको पर्टिकुलर बात करना है किस चीज पर कि भौगोलिक सूचना क्या है और आपको आंकड़ों आपने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं इनका सोर्स क्या है, इनके स्रोत क्या है। देखिए, हमने जब सिलेबस वाले वीडियो में डिस्कस किया था तो हमने उस पर डिटेल से चर्चा की थी कि इस यूनिट के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर भौगोलिक सूचना या जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आपके पास जब भी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन आती है किसी भी क्षेत्र से हो, कहीं की भी वो इंफॉर्मेशन हो, आपके लिए वो बहुत जरूरी हो जाती है और आप जब आप डेटा को प्राप्त करते हैं तो आप उसे अपने पास रखते हैं, भंडारित करते हैं, विश्लेषण करते हैं आप उसका, और फिर आप विभिन्न सोर्सेस को इन मानचित्रों या आंकड़ों के तहत विभिन्न सोर्सों में यह आप पहुंचाते हैं। इन भौगोलिक सूचना का या कहें इन भौगोलिक सूचना को मानचित्र पर जब आप दर्शाते हैं आंकड़ों के माध्यम से, तो आप इसे कहीं ना कहीं प्रदर्शित करते हैं। आपके पास जो भी भौगोलिक सूचनाएं आई हैं उन्हें मानचित्र के माध्यम से आप दर्शाते हैं एक पटल पर। ठीक है, तो इसके लिए जो पूरा सिस्टम कार्य करता है उसे कहते हैं भौगोलिक सूचना तंत्र। भौगोलिक सूचना तंत्र के अपने महत्वपूर्ण कार्य भी हैं, प्रकार्य भी हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें कई चीजें शामिल हो जाती हैं। संपादन, रूपांतरण यानी सैंपलिंग की जब हम बात करते हैं, संपादन की हम बात करते हैं, ये सभी इसी के प्रकार के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर में इस यूनिट से कैसे और किस प्रकार के प्रश्नों को फ्रेम किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे पहले प्रश्न को। देखते हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना तुंगता मापिक आवृत्ति ग्राफ में प्रयोग की जाती है। अब देखिए, इसमें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, तुंगता मापिक आवृत्ति ग्राफ। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन है स्थानिक ऊंचाई, जनसंख्या का घनत्व, समोच्च रेखा या संचयी आवृत्ति। देखिए, इस प्रश्न को फ्रेम किया गया था मार्च 2023 वाले एग्जाम में। आपको पता होना चाहिए, आप इससे स्पष्ट बता सकते हैं। देखिए, लिखा है तुंगता मापिक। जब भी हम तुंगता की बात करते हैं यानी हम ऊंचाई के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए तुंगता मापी नामक एक यंत्र है जो ऊंचाई को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो जब तुंगता मापिक आपने जैसा पढ़ा होगा तो आपको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्थानिक ऊंचाई। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई के संदर्भ में यह प्रश्न फ्रेम किया गया है और यहाँ पर स्थानिक ऊंचाई को मापने के लिए जिस ग्राफ का हम इस्तेमाल करते हैं या जैसे जिस ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही तुंगता मापिक आवृत्ति ग्राफ के रूप में जाना जाता है। देखिए, जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम डिटेल से चर्चा करेंगे ग्राफ के संदर्भ में यानी आरेख के संदर्भ में कि क्या होते हैं। देखिए, आरेख भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक है रेखीय आरेख, और ये आरेख अलग अलग डेटा को प्रदर्शित करते हैं। कभी जब हमें एक ही डेटा प्रदर्शित करना हो तो आप रेखीय आरेख का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ध्यान रखिए, है हमारे पास दंडारेख, जहां पर बदलाव से संबंधित आपको कोई डेटा प्रदर्शित करना है। फिर आता है हमारे पास वृत्त आरेख। वृत्त आरेख को पाई आरेख के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरीके से आरेख के कई प्रकार हैं, इन्हें कैसे प्रदर्शित करना है, इनमें कौन कौन से डेटा को प्रदर्शित किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में करेंगे। ठीक है, अभी इस प्रश्न को जानिए। इस प्रश्न का सही जवाब है स्थानिक ऊंचाई। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को, उस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, किस प्रकार के मानचित्र को मानारेख कहा जाता है। हमारे पास ऑप्शन है, वह मानचित्र जिसमें बहुत छोटे क्षेत्रों जैसे कस्बों और गांवों के बहुत सूक्ष्म विवरण दिए जाते हैं। दूसरा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की मिलियन पत्रक। तीसरा,
वह मानचित्र जिस पर स्थानीय विवरण या वितरण के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए रेखाचित्र और आलेखन यानी ग्राफ अध्यारोपित किए जाते हैं। और चौथा है बिना मापक कच्चा रेखांकन। ठीक है, ध्यान रखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, मानचित्र को मानारेख यानी किस मानचित्र को मानारेख कहा जाता है। मानारेख को आप यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करें, मान प्लस आरेख, यानी आपके पास एक वैल्यू भी दी हुई है और आपको आरेख खींचना है। आपके पास वैल्यू है और ग्राफ है, तो जो वैल्यू और आरेख दोनों को मिलाकर इनको अध्यारोपित करके जिस आरेख को बनाया जाएगा उसी मानचित्र का मानारेख कहा जाएगा। और देखिए इनमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो आपको बता रहा है कि दो चीजों को अध्यारोपित करके आपको कोई ग्राफ या कोई मानचित्र बनाना है। तो देखिए ऑप्शन सी में स्पष्ट लिखा है कि वह मानचित्र जिस पर स्थानीय वितरण के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए रेखाचित्र और आरेखण यानी ग्राफ को अध्यारोपित किया जाना है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों से मिलकर जो मानचित्र बनेगा उसे ही मानारेख कहा जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। यह प्रश्न भी मार्च 2023 में पूछा गया था। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, स्थानिक विश्लेषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। ध्यान रखिए, सही नहीं है पूछा जा रहा है। आपको प्रश्न को भी बहुत ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि कहीं कहीं प्रश्न में नेगेटिव प्रश्न पूछा जाता है, यानी आपको कहीं नहीं लिखा होगा और आप हो सकता है उसे मिस कर जाए या आप उसे ध्यान से ना पढ़ें। और यदि ऐसे कोई सेंटेंस है कि सही नहीं पूछा गया है तो आपको उसका आंसर भी बहुत ध्यानपूर्वक लगाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है। स्थानिक विश्लेषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। अब देखते हैं कौन से कथन सही नहीं है। कथन है, अवस्थिति विश्लेषण में मात्रात्मक प्रविधियों के प्रयोग को स्थानिक विश्लेषण कहा जाता है। और दूसरा, यह प्रत्यक्षवाद के दर्शन से संबंधित नहीं है। और तीसरा, स्थानिक विश्लेषण के अनुप्रयोग से प्राप्त सामान्यीकरण दिशा, दूरी और संयोजन पर आधारित होता है। और चौथा है, यह भूगोल में निश्चयवाद उपागम के कारण लोकप्रिय हुआ है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, हमारे पास विकल्प क्या है, ए बी सी डी। देखते हैं क्या है। क्रमशः केवल 1 और 3, केवल 1 और 4, केवल 2 और 4, केवल 3 और 4। यह प्रश्न मार्च 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए, अब सबसे पहले यहाँ जानना जरूरी है स्थानिक विश्लेषण के बारे में। आखिर स्थानिक विश्लेषण क्यों जरूरी है। दरअसल स्थानिक विश्लेषण की यदि हम बात करें तो आप जब किसी पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर क्षेत्र या पर्टिकुलर लोकेशन से संबंधित कोई तथ्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जब विश्लेषण करते हैं तो इसे स्थानिक विश्लेषण के तौर पर जाना जाता है। मान लीजिए कि आपको मध्य प्रदेश में कोई उद्योग स्थापित करना है और किस रीजन में करना है, इसके लिए आपको उस पूरे क्षेत्र का, उस पूरे रीजन का विश्लेषण करना होगा। आपको पता करना होगा कि उस पूरे क्षेत्र में यदि आप उस उद्योग को स्थापित करते हैं तो कितनी दूरी तक आपको कनेक्टिविटी बेहतर मिलेगी, कितनी डिस्टेंस होगी आपको मार्केट तक, वह दूरी कैसी होगी, उसकी दिशा क्या होगी। तो जब हम इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से जानेंगे, समझेंगे, तब आप उस पूरे क्षेत्र का जो डेटा है उसे इकट्ठा करके उसके बाद आप उद्योग को स्थापित करेंगे। आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि वह क्षेत्र उद्योग स्थापित करने योग्य है या नहीं। यानी जब हम स्थानिक विश्लेषण की बात करते हैं, ध्यान रखिए, जब हम स्थानिक विश्लेषण की बात करते हैं तो सबसे पहले जरूरी है यह जानना कि वह क्या है। एक औपचारिकता है किस चीज के लिए, किसी स्थान विशेष के स्थानिक विश्लेषण। आपको उस पूरे क्षेत्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, डेटा इकट्ठा करना है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लोकेशन या स्थान, क्योंकि आप किसी स्थान के बारे में ही तो विश्लेषण करना चाहेंगे, उस स्थान के बारे में ही तो जानना चाहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए स्थानिक विश्लेषण की जब हम बात करते हैं तो यह एक औपचारिक क्या है, प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप उस रीजन के बारे में पता करना चाहते हैं। स्थानिक विश्लेषण में हमने अभी चर्चा भी की कि स्थानिक विश्लेषण के 3 महत्वपूर्ण फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। एक तो है दूरी, ठीक, ऊपर से आप दिशा कि उसकी दिशा किस ओर है, ठीक है, और उसके बाद तीसरी चीज है कनेक्टिविटी, क्योंकि कनेक्टिविटी भी महत्वपूर्ण है उस पूरे रीजन की कि कनेक्टिविटी कैसी है और किस क्षेत्र में है। तो स्थानिक विश्लेषण से संबंधित जब भी हम डेटा इकट्ठा करने की बात करते हैं तो दूरी, दिशा और कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण हो जाती है। स्थानिक विश्लेषण के बारे में एक बात और ध्यान से समझिएगा कि यह एक मात्रात्मक प्रविधि पर आधारित है।
क्योंकि जब आपको किसी स्थान के बारे में कोई डेटा इकट्ठा करना है, तो आपको उस पर्टिकुलर स्थान से संबंधित पूरे डेटा को इकट्ठा करने के लिए कुछ तथ्यों की ज़रूरत पड़ेगी, तर्क की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसे मात्रात्मक प्रविधि के रूप में जाना जाता है। यानी यह पूरी तरीके से तर्क पर आधारित है, प्रत्यक्षों पर आधारित है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि प्रत्यक्षवाद की धारणा पर यह आधारित है। तो स्थानिक विश्लेषण के संदर्भ में आपके पास जो तथ्य हैं या आपके पास जो कथन है, यदि आप उन कथन पर गौर फरमाएं तो उसमें पहला क्या कहता है कि अवस्थिति विश्लेषण में मात्रात्मक प्रविधियों के प्रयोग को स्थानिक विश्लेषण कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। स्थानिक विश्लेषण की यदि हम बात करें तो यह क्या है, मात्रात्मक प्रविधियों के अंतर्गत आता है। और मात्रात्मक प्रविधियों में 2 चीजें शामिल हैं, अवस्थिति विश्लेषण और स्थानिक विश्लेषण। और भी चीजें हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण है अभी हमें उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो स्थानिक विश्लेषण के बारे में हमने जाना, यानी यहाँ पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन है प्रत्यक्षवाद के दर्शन से संबंधित नहीं है। यह कथन गलत है क्योंकि यह प्रत्यक्षवाद के दर्शन से संबंधित है। तीसरा कथन है स्थानिक विश्लेषण के अनुप्रयोग से प्राप्त सामान्यीकरण दिशा, दूरी और संयोजन पर आधारित है। बिल्कुल, कनेक्टिविटी यानी संयोजन, दूरी और दिशा तीनों, यानी यहाँ पर तीसरा कथन भी सही है। और चौथा कथन है यह भूगोल में निश्चयवाद उपागम के कारण लोकप्रिय हुआ। गलत है क्योंकि निश्चयवाद उपागम पर आधारित नहीं है, क्योंकि निश्चयवाद यानी पहले से चीजें डिसाइडेड है, निश्चय है। इसमें आपको कहीं भी मात्रात्मक प्रविधि का उपयोग नहीं करना होगा। लेकिन मात्रात्मक प्रविधि मतलब आपको तथ्य जानने हैं, तर्क जानने हैं, इसके आधार पर प्रत्यक्षवाद का यह क्या है, आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्षवाद दर्शन से संबंधित है। ये तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत है और चौथा कथन गलत है। तो देखिए आपको क्या बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है, दूसरा और चौथा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2 और 4। स्थानिक विश्लेषण के बारे में ध्यान रखिए। स्थानिक विश्लेषण को यदि हम समझना चाहते हैं तो इसके उदाहरण के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, यानी आप एक पर्टिकुलर स्थान या लोकेशन के वक्त चर्चा कर रहे हैं। तो जब आप उस पूरे क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ होने वाली वहां पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले जो अपराध हैं उनके बारे में यदि आप जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी होगा कि आप उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात को जानें। यानी आप एक डेटा इकट्ठा कर रहे हैं स्पष्ट तौर पर, ठीक है, तर्क के आधार पर या माप के आधार पर। फिर आप वहां की साक्षरता के बारे में जानना चाहेंगे, कैसी साक्षरता है, समाज में महिलाओं के प्रति क्या रवैया है लोगों का, इन सारी चीजों के बारे में आप पता करेंगे। और फिर उस आधार पर आप भविष्य में पॉलिसीज बनाना चाहेंगे। यानी ध्यान रखिए, स्थानिक विशेषताओं की विश्लेषण की यदि हम बात करें तो किसी रीजन में भविष्य में आपको क्या ऐसी पॉलिसीज बनाना है, यह सहायता करता है स्थानिक विश्लेषण। फिर उसके आधार पर आपको साक्षरता और लिंगानुपात को लेकर उत्तर प्रदेश में भविष्य की पॉलिसीज तय करनी होगी, ताकि आप महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को कम कर सकें। इसके अलावा एक एग्जाम्पल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि आपको मान लीजिए मध्य प्रदेश में कोई उद्योग स्थापित करना है, तो उद्योग स्थापित करने के लिए भी आपको एक निश्चित दूरी, डिस्टेंस, इन सभी चीजों के बारे में ठीक से जानकारी इकट्ठी करनी होगी, ताकि आप मार्केट तक ठीक तरीके से अपने जो भी उत्पादन है या प्रोडक्ट्स हैं उन्हें पहुंचा पाएं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है स्थानिक विश्लेषण के संदर्भ में। इसी के संदर्भ में आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, आपने देखा, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 4। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को, उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है कुछ इस प्रकार, प्रश्न है चुनावी अध्ययनों में भौगोलिक अभिरुचि के मुख्य बिंदुओं का निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या पूछा जा रहा है, चुनावी अध्ययनों में भौगोलिक अभिरुचि का, ये भी एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। आखिर भूगोल चुनाव में क्यों आ गया, या एक अलग कंसेप्ट चल रहा है, चुनावी ज्योग्राफी, चुनाव ज्योग्राफी, इलेक्टोरल ज्योग्राफी। ठीक, तो इलेक्टोरल ज्योग्राफी क्यों चर्चा में है? तो जब भी आप किसी रीजन में चुनाव कराने की बात करते हैं तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है उस पूरे क्षेत्र की ज्योग्राफी के बारे में भी पता करना। क्यों? क्योंकि यदि आप भारत में सोचें कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में यदि आप बारिश के समय चुनाव करवाना चाहें तो ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत तेज बारिश में लोग वैसे भी अपने घरों से बाहर निकलने से बचते हैं, क्योंकि ऐसे रीजन में भूस्खलन की समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। कब? बारिश के सीजन में। तो ऐसे में जो इलेक्टोरल ज्योग्राफी है वे भी एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट बनकर सामने आता है, निकलकर सामने आता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर हमें, जब हम चुनावी ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं या मतदान के लिए, हमें कौन कौन सी क्षेत्रीय कैसे भूगोल की को जानने या समझने की जरूरत है। ठीक है, प्रश्न में क्या है, चुनावी अध्ययनों में भौगोलिक अभिरुचि के जो मुख्य बिंदु हैं
उनमें निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं? हमारे पास देखिए क्या-क्या ऑप्शन है। प्रतीकों का भूगोल, मतदान का भूगोल, मतदान अंतराल का भूगोल, मतदान पर भौगोलिक प्रभाव, प्रतिनिधित्व का भूगोल। ठीक? अब आपको बताना है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर कौन-सा है? आपके पास ए, बी, सी, डी क्रमशः है, जिसमें आपको केवल 1, 2, 5, केवल 1, 2, 4, 5, केवल 2, 3, 4, 5 और केवल 2, 4 और 5। ध्यान रखिए, यह प्रश्न भी मार्च 2023 में पूछा गया था। अब यदि हम मतदान की बात करें तो ध्यान रखिए, जब आप किसी रीजन में मतदान की बात करते हैं तो वहां पर प्रतीकों के भूगोल का ज्यादा महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि आपको वहां पर ज्योग्राफी ऑफ सिंबल्स नहीं जानना है। आपको तो केवल उस क्षेत्र के लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना है कि आप वहां पर ऐसी ज्योग्राफी बनाएं, या उस पूरे रीजन की ज्योग्राफी ऐसी है कि उस क्षेत्र में यदि उस समय पर मतदान नहीं हो सकता तो आप उनके लिए कैसे व्यवस्थाएं वहां पर सुनिश्चित करवा पाएंगे अलग सीजन में। इस आधार पर जिस ज्योग्राफी का अध्ययन किया जाता है चुनाव ज्योग्राफी कहलाती है। ठीक, अब देखते हैं मतदान का भूगोल। बिल्कुल इसकी जरूरत तो पड़ेगी, ज्योग्राफी ऑफ वोटिंग। आप ज्योग्राफी ऑफ वोटिंग तैयार करिए उस पूरे क्षेत्र में। ठीक, अगला है मतदान अंतराल का भूगोल। नहीं, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी ऑफ मार्जिनल ऑफ वोटिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यदि आप ज्योग्राफी और वोटिंग भी वहां पर ठीक तरीके से करवा पा रहे हैं इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि प्रमुख बिंदुओं में से यही शामिल किया जाएगा। मुख्य बिंदु आपको बताने हैं। ठीक है, फिर मतदान पर भौगोलिक प्रभाव। बिल्कुल मतदान पर भौगोलिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए जरूरी है मतदान पर भौगोलिक प्रभाव इसकी मुख्य बिंदुओं में शामिल किया जाना चाहिए, और शामिल भी है। और आप इस प्रश्न में इसे मुख्य बिंदु के रूप में मानकर चलिए। ठीक है, और प्रतिनिधित्व का भूगोल। बिल्कुल प्रतिनिधित्व का भूगोल भी जरूरी है। तो मुख्य बिंदु में क्या क्या चीजें शामिल हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा। मुख्य बिंदुओं में शामिल होगा मतदान का भूगोल, मतदान पर भौगोलिक प्रभाव और प्रतिनिधित्व का भूगोल, यानी 2, 4 और 5। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन डी, केवल 2, 4 और 5 जो चुनावी अध्ययनों में भौगोलिक, हमारे पास जो भौगोलिक अभिरुचि है उसके मुख्य बिंदुओं में शामिल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है डिजिटल बिंब के संदर्भ में। ध्यान रखिए, डिजिटल, आप जब भी डिजिटल इमेज की बात करते हैं तो डिजिटल इमेज यानी एक होती है रॉ फुटेज। ठीक, तो जब आप एरोफोटिक लेते हैं या आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से किसी रीजन, किसी क्षेत्र की फोटो खींचते हैं, फिर हेलीकॉप्टर आकर जमीन पर या कहें वापस से केंद्र होते हैं हमारे पास जो रॉ फुटेज को लेकर उन्हें एनहांस करते हैं, तो केंद्रों को वो रॉ फुटेज प्रदान करते हैं। तो जो कैमरे से फोटो ली गई है वो प्राथमिक फोटो कहलाती है, रॉ फोटो कहलाती है। और अब आप जब आप अपने फोन से किसी फोटो की फोटो लेते हैं तो डिजिटल फुटेज के रूप में जानी जाती है। ध्यान रखिए, जब हम फोटो की बात करते हैं तो फोटो में जो सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट इकाई है किसी डिजिटल फोटो की ही, तो वो कहलाती है पिक्सल। और आपने जब भी किसी पिक को या किसी पिक्चर को जूम किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत छोटे छोटे ऐसे खंड दिखाई देते हैं। आप चाहें अभी भी करके देख सकते हैं। जब आप अपनी पिक्चर को जूम करेंगे तो आपको ऐसे छोटे छोटे पिक्सल के रूप में आपका फेस डिवाइडेड दिखाई देगा। वो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है, इकाई होती है किसी पिक्चर की। ठीक है, डिजिटल फोटो की यदि आप बात करते हैं तो। और इनमें ये भी छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं। ठीक है, तो इन्हें भी इनहैंस किया जाता है। जब आपको रॉ फुटेज प्राप्त होगी उसके बाद उन्हें इनहैंस किया जाएगा। बिंब भी इसी प्रकार से कार्य करते हैं। ध्यान रखें, इसमें लिखा है डिजिटल बिंब की व्याख्या के लिए निम्नलिखित में से किस बिंब संवर्धन विधि, आपको बिंब यहाँ इनहैंस करना है, संवर्धन विधि का अनुप्रयोग किया जाता है। तो जब भी आप बिंब संवर्धन विधि की बात करते हैं, क्योंकि क्या कहा जा रहा है डिजिटल बिंब के लिए, तो इस प्रश्न का हमेशा सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, डिजिटल बिंब के लिए स्थानिक लक्षण बदलाव। यहाँ पर ज्यामितीय सुधार की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यदि डिजिटल बिंब को एनहांस करना है तो आपको यहाँ विकिरण मितीय सुधार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ नॉइज निवारण सुधार की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल बिंब है, इसमें आपको नॉइज निवारण कैसे करना होगा, आप इसमें ज्यामितीय सुधार कैसे करेंगे, आप इसमें विकिरण मितीय सुधार कैसे करेंगे। जरूरी है आपके पास जो पिक्सल है, स्थानिक यानी लोकेशन की बात फिर से चली आ रही है कि आपको स्थानिक लक्षणों में बदलाव करना है, और यही बदलाव, इसी को जो बदलाव होगा यही इस डिजिटल बिंब को संवर्धित करेगा। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो ठीक है, आज हमने देखा इन सभी महत्वपूर्ण विषयों को, चर्चा की हमने इनके बारे में कि कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे सवाल पूछे गए हैं विगत वर्षों में, और कैसे सवाल फ्रेम किए गए हैं आपने यह भी देखा। इसका मतलब आपको हर एक चीज के बारे में करंट अफेयर के साथ अपडेटेड रहना है, ताकि यदि यूजीसी नेट कोई प्रश्न पूछती है तो आप उसे आसानी से
हल कर पाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।